सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड आएगा, वो है मोमेंटम। अब मोमेंटम का अगर आपको पहले मीनिंग समझ गया, फिर ही आप आगे का पूरा लॉ समझ पाओगे। सो फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अनबैलेंस्ड फोर्स अगर एक्ट हो रहा है मतलब व्हेन वन फोर्स इज ग्रेटर देन द अदर, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, हमने मोशन चैप्टर में डिस्कस किया था दैट whenever the object's velocity changes, it is said to be under acceleration. वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो हम क्लियरली वर्ड एक्सेलरेशन यूज करेंगे, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं या डीसेलरेशन कहते हैं। एनी हाउ वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट। एक कॉमन सेंस की बात है कि फोर्स अप्लाई अगर आपने ज़्यादा किया, अगर आपने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा। अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा ज़ोर से धक्का दिया तो वो ज़्यादा एक्सेलरेशन से वेलोसिटी उसकी ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू स्टडी हाउ एक्सेलरेशन विल डिपेंड ऑन द फोर्स अप्लाइड एंड हाउ वी कैन मेजर अ फोर्स। हम आज एक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं एंड दैट इज़ नथिंग बट मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो जो भी यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब ही हमको यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ज़रिए फोर्स का एक फॉर्मूला डिराइव करना है। और उसके बाद इस पर दो गिव रीजंस भी हैं। ये पूरा पार्ट आज होने वाला है। अब थोड़ी देर में अब एक पार्ट में पढ़ने वाला हूँ और आप में से किसी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पूछूंगा इन दो एग्जाम्पल्स पर से। सो सभी स्टूडेंट्स ये दो एग्जाम्पल्स ध्यान से पढ़ो एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन। लेट अस रिकाउंट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। मैं 2 या 3 एग्जाम्पल्स पढ़ने वाला हूँ और उसके बाद आप में से किसी एक को पूछूंगा मैं 2 important terms from this example. During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. टेबल टेनिस खेलते वक्त कोई हर्ट नहीं होता। On the other hand, when a fast moving cricket ball hits a spectator, it may hurt him. A truck at rest does not require any attention when parked along the roadside, but a moving truck, even at a speed as low as 5 meters per second, may kill a person standing in its path. A small mass such as bullet may kill a person when fired from the gun. तो यहाँ पर अभी मैंने 3 एग्जाम्पल्स पढ़े, टेबल टेनिस, क्रिकेट बॉल, देन ट्रक, देन बुलेट। देवश्री, which are the 2 factors which will decide एक ऑब्जेक्ट का कितना इम्पैक्ट होने वाला है? ये एग्जाम्पल से बता पाओगे कौन से 2 टर्म्स तय करते हैं कि उनका इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? टेबल टेनिस का बॉल बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता, बट अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल कैन। बुलेट विथ अ वेरी स्मॉल साइज but with a very high speed can kill a person. Truck with an even speed of 5 meter per second can kill a person. कौन से हैं 2 फैक्टर्स? बोलो हमें। सर मैं बोलूं? हमें बोलो। सर स्टेट ऑफ मोशन और वेलोसिटी। नहीं, वेलोसिटी एक बराबर है। सर मैं बोलूं? बोलो शोमित। सर मास। वेरी गुड। तो ध्यान देना सभी स्टूडेंट्स। देवश्री एब्सेंट है क्या आज? सर बोलो। उसके पास लिंक नहीं था तो मैंने उसको भेजा है, वो अभी ज्वाइन होगी थोड़ी देर में। सर ये क्या बात है, ग्रुप में भेजा है तो उसके पास लिंक कैसे नहीं आती है? सर उसकी मम्मी नहीं है। So from these 2 examples, the 2 things which can bring an impact, on the object is mass or velocity.
अभी क्रिकेट बॉल की बात करें तो ठीक है, थोड़ा अप्रिशिएबल मास है एंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, सो इट कैन इम्पैक्ट. टेबल टेनिस के बॉल की वेलोसिटी भी कम होती है, मास भी कम होता है, सो इट कैन नॉट ब्रिंग एन इम्पैक्ट ऑन समवन. देन ट्रक की बात करें तो मास बहुत ज़्यादा, वेलोसिटी इतनी कम, 5 मीटर पर सेकेंड से भी अगर ट्रक गई किसी इंसान के ऊपर से तो इट कैन इम्पैक्ट दैट पर्सन. देन बुलेट, मास बहुत ही कम पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा. अगेन bullet with that small mass and huge velocity can create an impact. So from these examples, the two terms which can create an impact is mass or velocity. तो यही दिया देखो उन्होंने. These observations suggest that the impact produced by the objects depends on their mass and velocity. फिर इनको इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करने का था और फिर इनको कंबाइन कर दिया गया एंड अ न्यू टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड विच इज नथिंग बट मोमेंटम. और मोमेंटम का फॉर्मूला पहले लिख रहा हूं मैं. मोमेंटम के लिए सिंबल पी आता है. सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, ये फॉर्मूलाज में यूज होने वाला है. और मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम के लिए सिंबल है पी और उसका फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी. और जो इसका ये फॉर्मूला है इसका डेफिनेशन भी यही है. अगले लेक्चर में मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मतलब ये टर्म ही ऐसे लाया उन्होंने कि जो इसका फॉर्मूला है वही उसका डेफिनेशन है. देख लेते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, there appears to exist some quantity of importance that will combine the object's mass and velocity, and one such property was called momentum, introduced by Newton. सब न्यूटन की कृपा है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूटन की वजह से सब ये है, झेलना पड़ेगा. The momentum p of an object is defined as product of its mass and velocity, and formula है p is equal to mv. अब सर स्केलर क्वांटिटी. रियांश, इसमें वेलोसिटी आ रहा है. वेक्टर गुड. क्यों बतेगा वापस? क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, तो मतलब क्या कि मास तो स्केलर क्वांटिटी नो डाउट, बट वेलोसिटी is a vector quantity and vector quantities can be negative and hence momentum also can be negative because of the product, and hence momentum has both direction and magnitude. ये 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है. तो वेक्टर क्वांटिटीज में अभी एक और टर्म जुड़ गया. हमने फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, अब मोमेंटम भी आप लिख सकते हो. एंड व्हाट विल बी इट्स यूनिट? SI यूनिट. अब SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल. SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या था? मीटर. SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या है? मीटर पर सेकेंड. अब हमको मोमेंटम का SI यूनिट ढूंढना है और उसके लिए कुछ नहीं करना है. फॉर्मूला में मास का यूनिट क्या आएगा? kg. मल्टीप्लाई मतलब डॉट. वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. हो गया. मोमेंटम का SI यूनिट है kg डॉट मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड. तो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ kg डॉट मीटर पर सेकेंड. आप देख सकते हो वही है यूनिट. द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज kg मीटर. ये लोग पर सेकेंड को आपको मालूम है s⁻⁻1 लिखते हैं, तो ये बिल्कुल नया नहीं लगना चाहिए. दैट kg डॉट m डॉट पर सेकेंड, ये अपॉन सेकेंड है, वो ऊपर जाता है तो s⁻⁻1, पर आप ये पर सेकेंड का ही प्रेफर करना. तो शुरुआत के एग्जाम्पल्स भूलो मत. टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल, ट्रक, बुलेट, एक भी अगर इनमें से वैल्यू बढ़ गई, मास और वेलोसिटी, एक भी अगर चीज़ इनमें से बढ़ जाती है, it can create a huge impact on the object
एंड इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो एक टर्म बन जाता है, वो है मोमेंटम। तो ये शुरुआत था मोमेंटम का। सभी को क्लियर है मीनिंग, फॉर्मूला, ऐसा यूनिट? कुछ डाउट किसी को मोमेंटम पे? देवश्री, मोमेंटम का सब क्लियर हुआ? हाँ सर वो समझा, लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग का पार्ट क्या था? लेट पहले क्यों ज्वाइन किया वो बताओ मेरे को। अब अगला ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ विल डिस्कस अबाउट चेंज इन मोमेंटम। अब आपको पहले मालूम होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज क्यों होगा। मोमेंटम का फॉर्मूला ध्यान से सुन देख लो। एंड रियांश ट्राई करो, अगर मैंने तेरे से कहा एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो गया करके, तो मतलब क्या एक्चुअली चेंज हुआ रहता है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं कि ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा है? सर वेलोसिटी। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होता ऐसे ही। मान लो कार खड़ी है रास्ते में, एकदम ही कार का मास कम ज़्यादा नहीं होने वाला है, पर कार की वेलोसिटी चेंज हो जाने की वजह से द प्रोडक्ट विल चेंज। सपोज कार का मास है 1000 kg एंड कार इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, एंड मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। सो व्हेन द कार इज एट रेस्ट, वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से मोमेंटम भी ज़ीरो हो गया। लेकिन आपने मान लो कार को पुश किया और अब वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। सो मास इंटू वेलोसिटी कर देने से आप देख सकते हो कार का मोमेंटम बढ़ गया। तो यूजुअली ध्यान रखना है कि मास कभी चेंज नहीं होता, ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। एंड व्हाट विल ब्रिंग अ चेंज इन वेलोसिटी? फर्स्ट लॉ में देखा था हमने, अनबैलेंस्ड फोर्स कैन ब्रिंग द चेंज इन वेलोसिटी। मीनिंग क्या था अनबैलेंस्ड फोर्स का? दैट व्हेन टू unequal forces are applied in opposite direction, एक ऑब्जेक्ट टग ऑफ वॉर में आपने देखा होगा कि एक टीम जो जीते, जो ज़्यादा फोर्स से खींचेगी वो जीतने वाली है। सो इफ अनइक्वल फोर्सेस आर अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, it is an example of unbalanced force, and that can bring the change in velocity of the object, hence the change in momentum can be brought। यही उन्होंने इधर दिया देखो। On the application of an unbalanced force, it will bring a change in the velocity of the object। It is therefore clear that unbalanced force will produce a change of momentum। जब unbalanced force ही velocity को change कर सकता है, we can say अनबैलेंस्ड फोर्स ही मोमेंटम को चेंज ला सकता है, क्योंकि मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे कि ओवरऑल मोमेंटम चेंज हो रहा है करके। एंड यूजुअली वेलोसिटी चेंज होता है, एंड वेलोसिटी चेंज होने के लिए फोर्स अप्लाई करना होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स थे, आपको मालूम था कि फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी चेंज होती है, ये मालूम था। आज ये क्लियर हुआ कि वेलोसिटी चेंज हो जाना मतलब ही मोमेंटम में चेंज आना, क्योंकि प्रोडक्ट बदल रहा है इधर। सभी को ये पॉइंट क्लियर है? ये जो अभी मैंने अभी सब बताया, भूमिका, सिया पाटिल, यस सर। हाँ सर। ध्वनि, निशिता, ये पॉइंट क्लियर है पूरा? यस सर। ओके। अब हम देखो ये एक एक करके मैं आपका पूरा बेस बना रहा हूँ। अब हम लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। जस्ट ये पैराग्राफ हो जाने के बाद वी विल बी कंक्लूडिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज़ हियर। धीरे धीरे समझना ज़रूरी था। पहले मोमेंटम के लिए एग्जाम्पल समझ के लिए, फिर मोमेंटम में चेंज लाना मतलब क्या वो समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। अब मैं दो चीज़ें लिखने वाला हूँ, सडन चेंज इन मोमेंटम एंड स्लो चेंज इन मोमेंटम। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझाने के लिए मुझे आपको ये समझाना होगा। अब आपको सडन चेंज और स्लो चेंज मतलब समझ गया होगा कि इन दोनों में जो मैंने सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रखा है वो है टाइम की वजह से। सडन चेंज मतलब क्विकली आपने मोमेंटम चेंज किया, स्लो चेंज यानी आपको टाइम लगा ज़्यादा। सो टाइम फैक्टर पे अभी आ रहे हैं हम। अब मान लो गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे थी, इनिशियली रेस्ट पर है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास 1000,
वेलोसिटी ज़ीरो, सो ज़ीरो हो जाएगा मोमेंटम। पर आपको भी धक्का देना है और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड तक लेकर जानी है। तो गाड़ी का मोमेंटम कितना हो जाएगा? 10,000 kg डॉट मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी। आपको पुश करके गाड़ी को इतने वेलोसिटी तक लेकर जाना है क्विकली। अब मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ। मान लो ये काम आपने 1 मिनट में किया, और दूसरी टीम एक है जिन्होंने भी गाड़ी रेस्ट पे थी, तो मास इंटू वेलोसिटी से मोमेंटम ज़ीरो हो गया, और दूसरी टीम को भी यही बोला गया है। सपोज दिस इज टीम ए एंड दिस इज टीम बी, दोनों को बोला जा रहा है गाड़ी रेस्ट से मूव करानी है और 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक लानी है धक्का देते हुए। तो इन्होंने भी इस गाड़ी का मोमेंटम 10,000 kg डॉट मीटर पर सेकेंड तक ला दिया उन्होंने, पर इस टीम ने 3 मिनट लगाए ये स्पीड तक पहुंचने के लिए। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे दैट टीम ए हैज़ ब्रॉट अ सडन चेंज इन मोमेंटम। गाड़ी की वेलोसिटी ज़ीरो थी तो मोमेंटम ज़ीरो, वेलोसिटी बढ़ा दी तो मास इंटू वेलोसिटी से 10,000 तक पहुंच गए ये मोमेंटम में इन 1 मिनट। इसलिए सडन चेंज इन मोमेंटम एंड स्लो चेंज इन मोमेंटम, यानी इन्होंने भी वही स्पीड गाड़ी की अचीव कर दी थी पुश करके, पर इन्होंने 3 मिनट लगाए। सो इट्स अ स्लो चेंज इन मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन फिर धृति किस केस में ज़्यादा फोर्स लगा होगा? धृति किस केस में फोर्स ज़्यादा लगने वाला है? सर केस बी। प्रियशा? सर फोर्स ग्रुप ए में ज़्यादा लगेगा क्योंकि उन्होंने फास्ट किया है। वेरी गुड धृति, में गुड धृति। मैंने कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछा था। टीम ए ने इतना जल्दी पिकअप 1 मिनट में लाया है तो इन्होंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया होगा, और टीम बी ने वही मोमेंटम पिकअप करने के लिए ज़्यादा टाइम लगाया, तो यानी इनका फोर्स कहीं ना कहीं कम पड़ गया है। तो ध्यान दो, ये यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा बिकॉज इन्होंने, ओके सर। ठीक है, इन्होंने सडन चेंज इन मोमेंटम लाया। कोई बात नहीं। तो देखो मैं अभी वर्ड लिख रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम। अब जब चेंज इन मोमेंटम का बात करें, सिर्फ मैंने आपसे अगर यही पूछा कि चेंज इन मोमेंटम किसका ज़्यादा है, तो आप कहोगे दोनों का सेम है। क्यों? ऑब्जेक्ट ग्रुप ए में भी कार का पहले मोमेंटम ज़ीरो था, बाद में 10,000 हो गया। बी के वक्त भी ऐसा ही हुआ, कार ज़ीरो से ये मोमेंटम तक पहुंच ही गई। तो दोनों में अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो हम 10,000 माइनस ज़ीरो करेंगे, तो दोनों में चेंज इन मोमेंटम तो सेम ही था, पर दोनों में अलग क्या आया? दोनों में अलग पॉइंट आया, वो था टाइम, दैट इज पर यूनिट टाइम। इन्होंने यही चेंज इन मोमेंटम 1 मिनट में किया, इन्होंने यही चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा टाइम लेकर किया। और जब हम पर यूनिट टाइम लिखते हैं, हम लोग वर्ड जोड़ देते हैं रेट ऑफ। आपको ये रेट ऑफ वर्ड, चलो ये भी किसी को तो पूछ लेते हैं। मिरल, ये रेट ऑफ वर्ड पहले कहाँ आया था? मोशन चैप्टर में कहाँ आया था? नहीं आ रहा है ध्वनि? रेट ऑफ वर्ड, ये वर्ड कहाँ आया था मोशन चैप्टर में? ध्वनि नहीं आ रहा है, जल्दी रिप्लाई दिया करो। तन्वी? एक्सेलरेशन। वेरी गुड, परफेक्ट। सो ये डेफिनेशन एक्सेलरेशन के डेफिनेशन में आया था। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, अभी तो याद आना चाहिए डेफिनेशन, अभी भी याद नहीं आ रहा है तो फिर मतलब गजनी हो गए हो तुम लोग, सभी के लिए है कि वर्ड बोलने के बाद भी डेफिनेशन याद नहीं आ रहा है, सो मेमोरी लॉस हो चुका है। मैंने कहा था ये बात कि रिवीजन से थोड़ा डर रखो, वरना वापस उतना ही डबल टाइम और एनर्जी देकर करना होगा। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी के लिए कैसे लिखा था? फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट ऑफ मतलब अपॉन टाइम, और फाइनल वेलोसिटी को हम v लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हैं, अपॉन टाइम। अब अपॉन टाइम क्यों वापस? फिर वही बात, मतलब कि अगर दो जनों को हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को पुश करो, एक ने 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर, दोनों ने 0 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड तक पुश किया ऑब्जेक्ट को, तो दोनों में चेंज इन वेलोसिटी 5 का ही है, पर किसने जल्दी किया इसके लिए टाइम फैक्टर आता है। इसने मान लो यही काम 1 सेकंड में किया, इसने 5 सेकंड्स लिए, इसलिए ये पर यूनिट टाइम आता है। इसने यही चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकंड के अंदर लाया, मतलब इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विल बी वेरी हाई हियर, बट हियर द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी लेस, क्योंकि इसने ज़्यादा टाइम लिया। सो दिस इज एक्सेलरेशन टर्म। चेंज इन वेलोसिटी दो ग्रुप सेम ला सकते हैं, बट टाइम से मालूम पड़ेगा हमको विच ग्रुप इज द विनर। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसी को हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहा था। और सेम कंसेप्ट इधर लगने वाला है अभी, कि मोमेंटम चेंज दोनों ग्रुप ने सेम किया हुआ है, दोनों ने गाड़ी को 0 से 10 मीटर पर सेकंड पे लाया, तो मोमेंटम 1000 इंटू 0 0, 1000 इंटू 10, दोनों ने चेंज इन मोमेंटम सेम ही लाया है, पर विनर कौन है तो हमको टाइम फैक्टर लाना होगा, और टाइम फैक्टर मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको भी क्लियर हो गया कि मोमेंटम में चेंज पर यूनिट टाइम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब आपको ये ज़रूरी क्लियर करना है, जिस ग्रुप ने, द ग्रुप विच ब्रॉट सडन चेंज इन मोमेंटम, हम उसमें कहेंगे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज हाई। जिस ग्रुप ने मोमेंटम में चेंज इमीडिएट लाया 1 मिनट के अंदर, जितना जल्दी मीन्स इट इज हायर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और जिस ग्रुप ने यही मोमेंटम में चेंज स्लोली लाया ज़्यादा टाइम लेकर, हम उनके लिए कहेंगे द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज लेस। अब आप समझ के लो ये टर्म, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा मतलब इमीडिएट चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कम मतलब आराम से मोमेंटम चेंज हो रहा है। एंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज दैट द फोर्स applied is directly proportional to the rate of change in momentum. मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा वापस। दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके लिए पहले आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग मालूम होना चाहिए, वो भी किसी को तो पूछ लेते हैं। ऋग्वेद, व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? ऋग्वेद, व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? येस नो क्विक रिप्लाय। ऋग्वेद, रेकॉर्डिंग चालू असते, वेळ घालवायचा नाही आहे। ऋग्वेद पाटील, येस नो। माईक चालू ठेवा की चॅट सेक्शनमध्ये काय उत्तर देत आहे? उद्यापासून माईक चालू नसलं यू वोंट बी अलाउड टू अटेंड द सेशन। मला इंटरॅक्ट करूनच टीचिंग घ्यायचं आहे, माईकचं रिझन असलेलं चालणार सर नाही। मैं ट्राई करूं? शोमित बोलो। सर if quantity means if amount increases the other amount also increases Good. simultaneously. गुड गुड। तो दो चीज़ें कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं कि जब एक वैल्यू बढ़ गई तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ जाती है। लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इनकम। अगर उनकी इनकम बढ़ जाए तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। सिंपल एग्जांपल देने के लिए, और अभी मैंने आपको ये पूरा बताया, हाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब सडन चेंज इन मोमेंटम। जब मोमेंटम चेंज इमीडिएट हो उसको कहते हैं हाई रेट ऑफ चेंज, और हाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के लिए ज़्यादा फोर्स लगता है। जैसे ग्रुप ए को लगा, इन्होंने 1 मिनट के अंदर ये मोमेंटम पिकअप किया यहाँ से यहाँ तक, सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा है इधर, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। पर ग्रुप बी में यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम थोड़ा स्लो हो गया तो कम फोर्स लगेगा। अगर एक इन शॉर्ट इस लॉ को समराइज कर दें तो ये बात होगी कि अगर मोमेंटम में चेंज इमीडिएट लाना है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर मोमेंटम में चेंज आराम से लाना है तो कम फोर्स लगेगा, और इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ भी लिख सकते हो वर्ड
इन भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा मतलब क्विक चेंज, सो मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। स्लो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो कम फोर्स लगेगा। और इसी के लिए मैंने पहले मोमेंटम समझाया, फिर मैंने चेंज इन मोमेंटम समझाया, फिर मैंने रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम समझाकर बाद में फोर्स को कंपेयर करने में लाया। यही उन्होंने इस पैराग्राफ में दिया है, जो अब आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डेरिवेशन पार्ट को स्किप करके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के ज़रिए तो 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार सेकेंड लॉ पढ़ लो। इसका सेंटेंस में एक दो जगह पर थोड़ा प्रॉब्लम लगेगा आपको, पर हम वो पूरा फिनिशिंग कर लेंगे। ये जो मैंने लिखा ये बेसिक मीनिंग है उसका, और वही दिया है इधर, पढ़ो। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the unbalanced force जरूरी होना चाहिए in the direction of the force। अब कॉमन सेंस है कि इन्होंने गाड़ी को इस डायरेक्शन में धक्का दिया है तो मोमेंटम इसी डायरेक्शन में आने वाला है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी अगर मोमेंटम में चेंज इमीडिएट चाहिए, मीन्स इफ यू वांट हाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड। वही मीनिंग होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अब इसके लिए कोई वीडियो नहीं है, ध्यान देना। इनके दो एग्जाम्पल्स के लिए कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आई कैन गारंटी आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन 100% सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएगा ये एग्जाम्पल, क्योंकि सबने ये दो स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल देखे हैं। The first is, while catching a fast-moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hand backwards with the moving ball। तो जिन्होंने क्रिकेट देखा है उन्होंने ये भी देखा होगा कि कैच करते वक्त they gradually pull their hand backward। तो ये मुझे इसके लिए यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिला जो आपको ये एक्सप्लेन कर सके कि मतलब वो मूवमेंट दिखा सके। अदरवाइज तो ऐसे आप फिर कोई भी बेस्ट कैचेस डाल देना, आपको सब में कैचेस में दिख जाएगा कैसे दे ग्रेजुअली पुल देयर हैंड बैकवर्ड। दिस इज वन गिव रीजन विच वी आर गोइंग टू कवर नाउ। एंड देन सेकंड इज, इन अ हाई जंप एथलेटिक इवेंट द एथलीट्स आर मेड टू फॉल ईदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन हैं, और इसके बाद तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट। डेरिवेशन आज नहीं भी हुआ तो चलेगा, लेकिन ये गिव रीजन क्लियर होना चाहिए। The second law of motion is often seen in action in our everyday life, and this is the first। तो अगर मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा, so this will be the complete answer for this, और इस सेकेंड के लिए ये आंसर रहेगा। ओके, बॉल कैच करते वक्त हाथ नीचे क्यों लेगा? Why he pulls his hand backward? पहले मैं अपने वर्ड्स में बता देता हूँ कि द क्रिकेट बॉल इज कमिंग विथ अ वेरी हाई वेलोसिटी, और लेदर बॉल है तो उसका कुछ तो मास भी है। तो एक क्रिकेट बॉल जब एक प्लेयर की तरफ आ रहा है तो उसका मास भी है और वेलोसिटी भी है, एंड दोनों का मिलाकर वी कैन से इट हैज़ अ ह्यूज मोमेंटम विच इज कमिंग टूवर्ड्स दैट प्लेयर। नाउ इफ ही होल्ड्स द बॉल, अगर उसने हाथ उधर ही रख के बॉल को इमीडिएटली होल्ड किया, कैच किया उधर के उधर ही, तो मास तो नहीं बदलता, क्रिकेट बॉल लेदर बॉल उतना ही साइज का रहेगा, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक क्रिकेट बॉल का मास है। तनुष, कितना होता है क्रिकेट बॉल का मास? कोई खेल रहा है क्रिकेट? रियांश खेलता है शायद लेदर बॉल। क्रिकेट बॉल का मास सर 5 ग्राम्स। लेदर बॉल 10 ग्राम्स। मैं खेलता नहीं सर 50 ग्राम्स रहेगा, 50 ग्राम। अच्छा, 150। चलो ठीक है, इतना चलो छोड़ो अभी। सर प्लास्टिक बॉल है तो तनुष शांत बैठ तो मास अभी मुझे यहाँ पे ठीक है, हम मान लो एक, अब ये इतना रहा तो गायब हो जाएगा प्लेयर, पर एज्यूम करते हैं मास 1 kg है मान लो, और इमीडिएटली 10 मीटर पर सेकेंड से क्रिकेट बॉल उसकी तरफ आ रहा है। ध्यान दो, मास इज 1 kg, वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम क्रिकेट बॉल का होगा 10 kg पर मीटर, 10 kg डॉट मीटर पर सेकेंड। और सडनली अगर प्लेयर ने रोक दिया उसको, तो मास तो 1 kg रहेगा बट वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उससे हम बोल सकेंगे कि मोमेंटम
हो गया 0 kg/m/s। तो अगर उसने हाथ उधर ही रखा है तो वी कैन से ही हैज चेंज्ड द मोमेंटम सडनली, क्विकली मोमेंटम 10 kg/s से 0 पे ला दिया उसने। सो व्हाट वी कैन से इज देयर इज अ हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मैंने बताया था इफ देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम दैट इज हाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स कुड इम्पैक्ट हिज हैंड। अगर उसने इमीडिएटली रोकने की कोशिश की, मतलब उसने सडनली मोमेंटम को ज़ीरो कर दिया, मीन्स देयर इज अ हाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, हाई फोर्स विल बी रिक्वायर्ड और वो फोर्स उसके हाथों को इम्पैक्ट करेगा। देन व्हाट विल हैपन इफ ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड? इफ ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड ही इज गिविंग मोर टाइम। सिंपल पॉइंट है, ही इज गिविंग मोर टाइम फॉर द वेलोसिटी टू कम टू जीरो। सो व्हाट ही इज ऑप्टिंग इज द बी पार्ट। इमीडिएटली अगर उधर ही हाथ रखता है तो देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम, फोर्स ज़्यादा लगेगा और वही फोर्स का इम्पैक्ट उसके हाथ को बैठेगा। बट जब वो ग्रेजुअली अपना हाथ नीचे लेते जा रहा है, मीन्स ही इज चेंजिंग द मोमेंटम स्लोली, इमीडिएटली जीरो नहीं ला रहा है। एंड इफ देयर इज अ लो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड एंड इम्पैक्ट भी उसका कम आएगा। तो सिंपल बात है, बस ध्यान रखो, अगर ज़्यादा टाइम दे रहा है वो वेलोसिटी को ज़ीरो होने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम पड़ता है। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, गिव रीजन का आंसर क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे वापस। वाई ही पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड? बिकॉज इन डूइंग सो ही इंक्रीजेज द टाइम, ये बहुत ज़रूरी है वर्ड, ही इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू जीरो। तो वो ज़्यादा टाइम दे रहा है हाई वेलोसिटी से ज़ीरो होने के लिए। दस द एक्सेलरेशन इज डिक्रीज्ड, एक्सेलरेशन कम होते जाएगा, वेलोसिटी कम हो रही है, एंड देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ कैचिंग द फास्ट मूविंग बॉल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। इफ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली, अगर उसने हाथ उधर ही रखा एंड ग्रेजुअली नीचे पीछे से पुल नहीं किया हाथ, इफ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली देन इट्स हाई वेलोसिटी विल डिक्रीज टू जीरो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वो एकदम कम टाइम में वेलोसिटी ज़ीरो कर देगा, और इसको हम कहते हैं thus the rate of change of momentum will be large. Whenever there is a sudden change in momentum, we say the rate of change of momentum will be large. And according to second law, अगर rate of change of momentum ज़्यादा रहे तो force भी ज़्यादा लगेगा। Therefore, a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. बहुत ही easy language और अच्छे से explain करके दिया है। अभी डाउट है, डेरिवेशन बाद में देख लेंगे, कल देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब देखते हैं इधर। अब आप खुद ट्राई करके बता सकते हो, या आप भी में ऐसे कोई तो एक पहले बताओ कि वाई एथलेटिक इवेंट में एथलीट्स को टाइल्स के ऊपर जंप करवाने लगाया तो मज़ा आ जाएगा। वाई आर दे मेड टू फॉल आइदर ऑन अ कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड? सानिया ट्राई सर करो। बोलो रियांश। सर क्योंकि उनकी वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है, बहुत होती है, तो अगर वो डायरेक्ट टाइल्स पे गिरे तो उनकी हड्डी इंजरी हो सकती है उनको। वो बात ठीक है, वो सब तेरा पॉइंट करेक्ट है। तुम लोग इंजरी के बारे में लिखोगे। एक मिनट, अभी रियांश ने जो बोला ये अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है, लेकिन आपने अगर ये लिखा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको कंपलसरी वर्ड मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के थ्रू ही भाषा में बताना है। शोमित बोल जल्दी। सर जो एथलीट है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जो कि उसका वेट इनटू ठीक है आगे। सर और जो टाइल्स है उससे सडन चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर सैंड या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो वो एनर्जी को ऑब्जर्व अगेन हाँ, तेरा परफेक्ट था पॉइंट। अगर सैंड या कुशन बेड पे उन्होंने जंप किया, दे विल गेट मोर टाइम टू कम टू रेस्ट। 1-2 बार उस पर बाउंस करेंगे, आपने देखा ही होगा कि इमीडिएटली जंप मारा और ज़मीन पे लैंड नहीं होते, 1-2 बार वो बाउंस करते हैं। सो दे आर गेटिंग मोर टाइम बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सो तेरा पॉइंट शोमित बराबर है कि देर इज नो सडन चेंज इन मोमेंटम, दे आर गेटिंग मोर टाइम टू कम टू रेस्ट, हेंस लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड, हेंस लेस इम्पैक्ट विल हैपन। तो देखो, वाई एथलीट्स आर मेड टू फॉल इधर ऑन कुशन बेड और ऑन अ सैंड बेड? दिस इज टू इंक्रीज द टाइम। मैंने इधर भी वही पॉइंट पढ़ा था, यहाँ देखो, इंक्रीज द टाइम। दिस इज टू इंक्रीज द टाइम ऑफ
एथलीट्स फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग द जंप करने के बाद अगर उन्होंने प्लेन सरफेस पे लैंड किया तो इमीडिएटली वो स्टॉप हो जाएंगे और देयर विल बी सडन चेंज इन मोमेंटम, फोर्स ज़्यादा लगेगा और वो पूरे फोर्स का इम्पैक्ट उनके पैरों पे आएगा. बट यहाँ पर कुशन बेड या सैंड बेड पर दे विल गेट मोर टाइम टू कम टू रेस्ट. दिस विल डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी इमीडिएट स्लो नहीं होंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो हो जाएगा एंड हेंस लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड. तो ये है पॉइंट जो अभी हमने कवर कर दिया. पर ये दोनों बातें तो हमने सीख ली, बस इस लॉ के हिसाब से इट्स अ थिंग टू बी थॉट अपॉन. ट्राई टू पॉन्डर हाउ अ कराटे प्लेयर ब्रेक्स द स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो. आप सोचो कि मतलब वो कितना ज़्यादा मोमेंटम से उसको ब्लो करते होंगे, उसका पूरा फोर्स का इम्पैक्ट उनके हाथों को पड़ता होगा क्योंकि वो एक जोर की मोमेंटम से आते हैं, मतलब जोर से हाथ घुमाते हैं, इमेजिन करो. और आइस का ब्लॉक होगा, वुडन ब्लॉक होगा, वहाँ पर आने के बाद उसको टकराने के बाद देयर इज़ अ सडन चेंज इन मोमेंटम जिसका इम्पैक्ट कितना पड़ता होगा. लेकिन कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं जो उनको सिखाई जाती है जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर बोन का ही यूज़ करके, कॉर्नर का यूज़ करके करते हैं. किसी ने आप में से किया है क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट? ये हाँ सर. कि रेट ऑफ हाँ सर. चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा, मतलब ज़्यादा फोर्स, और गिव रीजंस इस पे दो ही है तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा. 2 मिनट. तो अभी सेकेंड लॉ में क्या बाकी है मैं बता देता हूँ. हमको सेकेंड लॉ में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन करना है सेकेंड लॉ का, जिसमें हम लोग फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे. फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो फॉर्मूला है ये सेकेंड लॉ का जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा था उसको ही मैथमेटिकली जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम फोर्स के एक फॉर्मूला तक कंक्लूड होने वाले हैं. तो ये पार्ट बाकी है. फिर इस पर न्यूमेरिकल्स हैं 5, तो सॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं. फाइन. तो ये पूरा एक लेक्चर कंज्यूम करेगा एंड माइट बी मंडे हम ये लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. तो आपसे एक्सपेक्टेड क्या है कि एटलीस्ट ये गैलीलियो का तो भूल जाओ, यहाँ से शुरुआत करो. आपसे एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो कि मैंने पढ़ाया था पेज नंबर 116 पे, नोट इट डाउन कि यहाँ से लेकर आज हमने जो पार्ट किया, प्लीज़ यहाँ तक वीकेंड है, रीड करके निकालो सो दैट कुछ तो चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी. हम इसको अभी 2 दिन के गैप के बाद कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें दिमाग से चली ना जाए, इसके लिए इतना रीड करना आपसे एक्सपेक्टेड है. और फिर मंडे के दिन विच विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिस दिन हम डेरिवेशन भी पूरा कर लेंगे 20 मिनट्स के अंदर और 5 सॉल्ड एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगे. सो इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों एक साथ हो जाएगा एंड विल फिनिश सेकेंड लॉ एज वेल. फिर थर्ड लॉ सिर्फ बचेगा. तो चैप्टर नेक्स्ट वीक होने ही वाला है कंप्लीट, नो डाउट. केमिस्ट्री की तैयारी कैसे चल रही है सबकी? टेस्ट किती वाजता आहे? टाइम क्या बोला था, बोलो कोई तो. 10 बजे बोला है कि 11 बजे? बोलो. कोई भी याद, किसी को याद नहीं आ रहा है? सर कल 10:30 to 11:30 वेदा मैम का क्लास है. 1 मिनट, तुम लोगों को मैंने कुछ ट्यूशन टाइमिंग, टेस्ट टाइमिंग बोला था, एक को भी याद नहीं है? सर 12 बजे था ना? हाँ बोलो केविन. सर मुझे याद नहीं, मुझे तो लगा 5:15 पर. तो अभी नींद में बैठ. हाँ मुझे क्या तुम लोग, मतलब लास्ट टाइम इतना तो डिस्कशन हुआ था. चलो ठीक है, 12 to 1 ये टाइमिंग है आपके टेस्ट का. आपको 1:15 के अंदर फोटोज भेजने हैं. मैंने ये सब बताया था इंस्ट्रक्शन. हाँ सर, आप कितना बताएं? ठीक है, सुनो, आप सभी को लीनियर इक्वेशन के भी फोटोज भेजने हैं. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के आपको टेस्ट पेपर के फोटोज भेजने हैं. नंबर 1 कंडीशन, आपका नाम लिखा रहना चाहिए. आपका नाम नहीं दिखा मैं डिलीट कर दूंगा. नंबर 2, फ्रंट पेज, पेज नंबर 1,
जो उसका पीछे बैक पार्ट होता है पेज 2, फिर अगला पेज 3। मुझे पेज नंबर्स भी चाहिए क्योंकि फोटोज़ फॉरवर्ड करते वक्त बहुत बार इमेजेस आगे पीछे हो जा रहे हैं तो सीक्वेंस नहीं मालूम पड़ता। अगर आपके पेज नंबर्स दिखे नहीं होंगे मैं वापस फ़ोटोज़ डिलीट कर दूंगा। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के और केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर के आपको फ़ोटोज़ भेजने होंगे, दोनों आप कल भेज सकते हो और 3 to 4 डेज़ में आपको चेक करके मिल जाएगा। नाम ज़रूरी लिखना है, पेजेस पर लिखो और फ्रंट पेज 1, बैक 2, फिर उसके बाद वाला 3, वरना पूरे एक पेज को फ्रंट बैक को मिलाकर एक बोलते हैं तो फोटो में तो आप अलग अलग निकाल रहे होते हो फ़ोटोज़। तो हर एक पेज पर मुझे आपका पेज नंबर ज़रूरी चाहिए तो ही चेक होगा। और 12 to 1 आपको कल स्ट्रिक्टली टेस्ट देनी है, पेरेंट्स कंडक्ट करेंगे। मैं 11:55 को टेस्ट पेपर भेजूंगा। 12 to 1 कंप्लीट करना है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट बोल दिया जाए तो एक डायग्राम डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का रहेगा। मेरे से एक टेक्निक रह गई है, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैंने कुछ नहीं भेजा, तो वो आप अभी मत करो, हम उसके ऊपर मंडे को डिस्कस करेंगे। एक सेपरेटिंग टेक्निक छोड़कर बाकी सब परफेक्टली प्रिपेयर करो। देन टाइप्स ऑफ कोलाइड, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड सोल। सर बोलो। सर वो मेरा लीनियर इक्वेशन का टेस्ट नहीं है क्योंकि मेरा वो हुआ ही नहीं था चैप्टर। हाँ ठीक है, तो शोमित कल का टेस्ट हो जाने दे। अभी कल और परसों तुम्हारा क्लास नहीं है, हाँ तो कल का टेस्ट होने के बाद तू ज़रा पीछे ग्रुप में मैसेजेस जाके देख इसके मैंने कितने लेक्चर्स किए हैं अपलोड, तो तू उसके हिसाब से स्टडी शुरू कर दे। सर बोलो। सर शायद पूजा मैम ने बोला था कि कल क्लास 12 o'clock ही रखेंगे मैम, तो फिर आप बात कर लोगे मैम से टाइमिंग्स का। पर मैंने ये टाइमिंग्स पहले अनाउंस कर दी थी, ऐसे क्यों? मतलब मुझे कोई बता नहीं रहा है एग्जैक्ट टाइमिंग। मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम? 11 to 12 बोला था क्या? वाह, इतने नींद करने वाले स्टूडेंट्स नहीं देखे मेरे को। मैंने तीनों बैचेस के लिए कल टेस्ट रखी है, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। निशिता तेरा आवाज़ नहीं आ रहा है क्लियर, बोलो। सर कल हमारी स्कूल है, 12 to 1 हम नहीं दे पाएंगे। केपीएस क्या शुरू किया है उन्होंने? सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सर और कभी तक है स्कूल आपका? रोज होता है 10 o'clock to 12:30 या 9 o'clock to 12:30। ना तो ठीक है, आपको फिर 15 मिनट का आगे स्पेयर टाइम दे रहा हूँ। मीन्स यू विल हैव टू स्टार्ट एट 1 to 2, मतलब आपका 2:15 तक पेपर आया तो ही चेक होगा, वरना चेक नहीं होगा। दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन आई कैन गिव यू। बोलो। आपने मैसेज किया था 5 जुलाई को कि साइंस टेस्ट फ्राइडे को रहेगा। अरे लेकिन हमने कल परसों डिस्कस करते वक्त मैंने नहीं सर, आपने आज टाइम बताया नहीं था। ठीक है नहीं बताया था, तो पूजा मैम ने भी अनाउंस नहीं किया ना फाइनल टाइमिंग। नहीं सर, मैम ने बोला प्रोबेबली 12 o'clock रहेगा। तो ठीक है, अभी बोल देना कि मैंने टेस्ट डिक्लेयर कर दिए कि इवनिंग में। एक मिनट, मैम का ट्यूशन रहेगा। आप इवनिंग में कंफर्टेबल हो फिर सब लोग रेगुलर टाइम पे? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। इनका स्कूल का भी टेंशन है, इस बार के लिए छोड़ देते हैं। जस्ट रिमेंबर 5:15 to 6:15 आप दे दो, ट्यूशन नहीं है वैसे भी और टाइम मिल जाएगा पढ़ाई के लिए। एंड 6:30 क्या हुआ? सर की टेस्ट है कल हमारी। सर हमारा भी सुपा मैम का क्लास। हाँ ग्रुप। नहीं, वो भी फिर आप लोग एडजस्ट करो क्योंकि ये मेरा रेगुलर बैच टाइमिंग है, तो आप उसके बाद दे दो। अब आपका कितने बजे से कितने बजे तक है? 6 to 7। ठीक है, मैं आप तीनों से अलग से कम्युनिकेट करता हूँ, अभी के लिए रहने दो। बाकी स्टूडेंट्स ये टाइम पे देना है और 6:30 के पहले क्लियर फोटोज आने चाहिए। आप फोटो स्कैनर, कैम स्कैनर कुछ भी यूज़ करो या डायरेक्ट फोटोज भेजो, लेकिन 6:30 तक क्लियर फोटोज आने चाहिए, फिर ही चेक होगा। बोलो। सर मैथ्स के पेपर कब तक है?